अच्छा जी, हमारी डिस्कशन रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर पे कंप्लीट हुई थी कल, और डिसीजन मेकिंग के एरिया पे हमने बात शुरू करनी है आज से। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, रेलेवेंट कॉस्टिंग की किसी टर्म पे, किसी ट्रीटमेंट पे जो क्वेश्चन हमने कल देखे, कोई इशू है तो बात कीजिए जनाब। रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल को प्रोडक्ट कॉस्ट मेजर करना, प्राइसिंग डिसीजन करना, इस रेफरेंस से हमने इसकी एप्लीकेशन चैप्टर 10 में देख ली है। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल कुछ मज़ीद डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में कैसे अप्लाई किए जाएंगे, उन पे अब हम बात करने जा रहे हैं। बिकॉज देयर आर मैनी सिचुएशंस जिनमें बिजनेस डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में हम प्राइसिंग के अलावा मज़ीद जो डिसीजंस हैं उन पे बात कर रहे होंगे। इनमें से कुछ डिसीजन से मैं आपका तारुफ करवा चुका हूं, जैसे लिमिटिंग फैक्टर, मतलब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हों और आप डिमांड पूरी ना कर पा रहे हों तो प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की जाती है, इस पे मैंने तारुफ सिर्फ टर्म की हद तक आपसे करवाया था। मेक और बाय या आउटसोर्सिंग, इसका भी तारुफ मैंने आपसे थोड़ा करवाया था। बिजनेस में हमें ये फैसले भी करने पड़ते हैं। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये प्राइसिंग डिसीजन ही है जो हम ऑलरेडी कवर करके आए हैं पिछले चैप्टर से। शट डाउन डिसीजन, कारोबार आप कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, उसको बंद किया जाए या ना किया जाए। और देन जॉइंट प्रोडक्ट्स में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, किसी प्रोडक्ट को अभी बेच दिया जाए या इसमें मजीद वैल्यू ऐड करके बेची जाए, हाउ टू टेक दैट डिसीजन। ये कुछ मजीद डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस है जिन पे हमें बात करनी है। इसके अलावा एक आध डिसीजन मेकिंग सिचुएशन और भी आएगी, आगे चलेंगे उस पर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है जी। तो वन बाय वन हम एक एक केस को पकड़ेंगे कि भाई ये मसला हो तो इस मसले को पहचानना कैसे है और इस मसले का हल कैसे करना है। ये मसला हो, इस मसले को पहचानना कैसे है, इसको हल कैसे करना है, हम वन बाय वन चलेंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है, जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स इस एरिया के सवालात को मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन में से एक लेता है एग्जाम में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एरियाज में जो चैलेंजिंग एरियाज हैं उनमें से ये एक एरिया है। और इसमें चैलेंज आने की वजह क्या है, मेरी समझ के मुताबिक, कि जो राइट अप्रोच है इस क्वेश्चन को लेकर चलने की, स्टूडेंट्स उस पर नहीं जाते। जैसे सवाल में चैलेंज क्या आता है, सबसे पहला चैलेंज आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रिक्वायरमेंट से पता ही नहीं लगता कि मसला क्या है। आपको मसला आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आता है, भाई प्रॉब्लम है क्या जिसका हल हमसे मांगा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, हर प्रॉब्लम को हल करना, उसका तरीका फर्क है। मसला यह है तो इसको हल करने के स्टेप्स, प्रोसीजर फर्क है। मसला यह है, इसको हल करने के स्टेप्स और प्रोसीजर फर्क है। हमारा पहला प्रॉब्लम आता है, हमारे स्टूडेंट्स सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं है, मसला आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और जब मसला आइडेंटिफाई नहीं होता तो मसले को सोल्यूशन से मैप लिंक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से या उनको समझ नहीं आती हमें करना क्या है, या मेथड प्रॉब्लम ए पे सोल्यूशन बी का लगा के आ जाते हैं। गलत हो जाता है काम, बिल्कुल 0/0 हो जाता है। ठीक है जी। तो हमने सवाल को ध्यान से पढ़ने हैं। पहला काम है सवाल को पढ़ के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम है प्रॉब्लम जब आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हल करने के स्टेप्स हमारे जहन में मेमोराइज होने चाहिए। इस मसले का हल इस तरीके से निकलता है। मसला कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी सीखेंगे, मसले का हल कैसे निकलता है इसको भी सीखेंगे, और हमें याद भी रखने हैं वो स्टेप्स। ठीक है जी। उनकी एप्लीकेशन सीखेंगे, क्लास में बेतहाशा प्रैक्टिस होगी, लेकिन आपको वो स्टेप्स मेमोराइज भी करने पड़ेंगे साथ साथ कि भाई ये मसला हो तो इस तरह इसका हल करना है। जैसे सबसे पहले हम लिमिटिंग फैक्टर की तरफ चलते हैं। ये सिनेरियो है क्या, क्योंकि हमने सवाल से पहले सिनेरियो पिक करना होता है ना। इस तरह के सवालों में, इस टॉपिक पे जो सवाल होता है उस सवाल में इंफॉर्मेशन किस किस्म की दी जाती है, प्रॉब्लम ये कैसे पहचान में आता है। इस तरह की कंपनीज जो इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं, वो कंपनीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट A B C D X Y Z, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं।
लेकिन उन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, वो मटेरियल है, वो लेबर है, मशीन आवर है, उन रिसोर्सेज में से कोई एक रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में होता है। इसको हम लिमिटिंग फैक्टर या स्केर्स रिसोर्स कहते हैं। क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हर प्रोडक्ट में मटेरियल, लेबर और मशीन आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं भाई हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो मटेरियल, लेबर एंड मशीन आवर्स चाहिए, उनमें से कोई एक रिसोर्स हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। ओनली वन रिसोर्स, ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, इधर भी वन को हाईलाइट किया हुआ है। अगर एक से ज्यादा रिसोर्सेज आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं है तो ये चीज हमारे स्कोप में, कैप 3 में नहीं आती। इस मसले का हल हमारे स्कोप में नहीं है। इस मसले का हल थोड़ा एडवांस नॉलेज रिक्वायर करता है, जो के स्कोप में नहीं आता। हमें डील करना पड़ेगा एक रिसोर्स शॉर्ट। लाइक हमें बताया जाएगा प्रोडक्ट A B C D 4 प्रोडक्ट हम बनाते हैं, चारों प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल, लेबर, मशीन आवर जो चाहिए, तो लेबर आवर और मशीन आवर तो पूरे हैं, मटेरियल जो है सप्लायर पूरा नहीं दे पा रहा, वो सिर्फ 70% यूनिट्स का मटेरियल दे रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? हम A B C D चारों प्रोडक्ट की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। या अल्टरनेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल और मशीन आवर अवेलेबल है, लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर नहीं मिल रही भाई। इसका मतलब अगेन रिजल्ट वही है कि लेबर की कमी की वजह से हम चारों प्रोडक्ट की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। या ये कमी मशीन आवर की भी हो सकती है, कि मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर आवर भी अवेलेबल है, लेकिन मशीन की कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी पूरी नहीं है डिमांड पूरी करने के लिए। रिजल्ट फिर वही है, मटेरियल शॉर्ट हो, या लेबर इन शॉर्ट सप्लाई हो, या मशीन आवर इन शॉर्ट सप्लाई हो। इन आइदर केस वी विल नॉट बी एबल टू मीट द डिमांड, हम डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। सो जनाब, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करेंगे, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही होगी, कंपनी में रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं उनमें से कोई एक रिसोर्स शॉर्ट सप्लाई में होगा, हमारी सफिशिएंट नहीं होगा हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। भाई अब चारों की डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते, फिर किसकी डिमांड पूरी करनी है और किसकी डिमांड शॉर्ट करनी है? चार तो पूरी नहीं कर सकते ना। अब ABCD में से किसकी डिमांड आप पूरी करना चाहोगे, किसकी प्रोडक्शन को प्रेफरेंस देना चाहोगे, और किसकी प्रोडक्शन को आप कर्टेल कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे रिसोर्सेज ना होने की वजह से। हमसे इस तरह की कहानी में प्रोडक्शन प्लान मांगा जाता है। प्रोडक्शन प्लान कौन सा? ऐसा प्लान जिसमें हमारे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हम कमा सकें लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, कहानी से हमने पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता लग गया कि हमारी कहानी है मल्टीपल प्रोडक्ट, एक रिसोर्स इन शॉर्ट सप्लाई एंड वी आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान। जब ये सिनेरियो आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला सिनेरियो है, तो फिर हमें पता होना चाहिए भाई ये 6 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से इस मसले का हल निकलेगा। ये 6 स्टेप्स हमें याद होने चाहिए और ये 6 स्टेप हमें अप्लाई कर करके याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई इतनी कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, 2-3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे, याद हो जाएगा हमें इंशाअल्लाह, कोई चैलेंज नहीं आएगा इसमें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो हम चलेंगे कैसे? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द स्केर्स रिसोर्स। वैसे तो अक्सर क्वेश्चन में स्केर्स रिसोर्स बता दिया जाता है कि जी मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई, या मशीन आवर इज इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन वी मे कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जहां पे एग्जामिनर हमें रिसोर्स जो शॉर्ट सप्लाई में है, जो लिमिटिंग फैक्टर, वो ना बताए, हमें खुद उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा होता है आइडेंटिफाई द स्केर्स रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है जी, इलस्ट्रेशन 1-2 यहां से करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे स्टेप नंबर 2-3 के ऊपर। अच्छा, यहां पे ना लिमिटिंग फैक्टर और लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल होना, इसको फर्क समझिएगा जरा। कोई भी रिसोर्स किसी भी इदारे के पास अनलिमिटेड कभी नहीं होता। कोई भी रिसोर्स किसी इदारे के पास अनलिमिटेड कभी नहीं होता। नॉर्मली हर रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल होता है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल होने का मतलब यह नहीं है कि वो लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर हम उस रिसोर्स को कहते हैं जिसकी वजह से हम डिमांड पूरी ना कर पाए। अब जैसे मेरे पास
मटेरियल की क्वांटिटी अवेलेबल है 10,000 kg और मुझे ABCD की डिमांड पूरी करने के लिए चाहिए 9,000 kg, तो क्या मेरा मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है? नो, मटेरियल लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है 10,000, लेकिन मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो मेरी डिमांड पूरी करने के लिए काफी है। उस मटेरियल की लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से मेरी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लिमिटेड जरूर है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जहां पे आपकी अवेलेबल क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम हो, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी असूल के तहत इलस्ट्रेशन 1, अजहर लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स विद द फॉलोइंग बजट फॉर द कमिंग ईयर। प्रोडक्ट ABC, मशीन आवर पर यूनिट कितने लगते हैं, लेबर आवर पर यूनिट कितने लगते हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड ABC की कितनी है। फाइनेंस मैनेजर हैज बजटेड दैट द मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल विल बी 6,000 and 18,000 फॉर मशीन वर्क एंड लेबर वर्क। मशीन वर्क और लेबर वर्क के लिए अवेलेबल आवर्स मैक्सिमम क्या है ये हमें बता दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। अब दोनों रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों लिमिटिंग फैक्टर भी हों। हमें कहा जा में से लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है जी। तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करने का असूल मैंने आपको बताया। आप देखेंगे मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल क्या है और उसको कंपेयर करेंगे रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड किस प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए मुझे कितना रिसोर्स चाहिए, से आप कंपेयर करेंगे, पता लग जाएगा कि आपका रिसोर्स कौन सा सरप्लस है और कौन सा शॉर्ट सप्लाई में है। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा इस केस में, दो रिसोर्सेज हैं तो दोनों रिसोर्सेज के लिए हम 2 कॉलम बना लेते हैं जी। एक लेबर आवर्स, एक मशीन आवर्स। हम लेंगे अवेलेबल एंड देन रिक्वायरमेंट, देन विल सी कि हमारे पास एक्सेस हैं या शॉर्ट हैं। अगर शॉर्ट हैं तो वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाएंगे। अवेलेबल लेबर आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 18,000। मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 6,000। रिक्वायरमेंट, पहले लेबर आवर की रिक्वायरमेंट देखते हैं जी। लेबर आवर पर यूनिट इंटू यूनिट्स। प्रोडक्ट ए के लिए मुझे चाहिए 2,000 इंटू 1, प्रोडक्ट बी के लिए मुझे चाहिए 5,000 इंटू 1.2 प्लस प्रोडक्ट बी सी के लिए चाहिए 3,000 इंटू 2.5। टोटल कितने चाहिए, टोटल कितने लेबर आवर्स चाहिए मुझे, 15,500। तो लेबर आवर्स अवेलेबल 18,000 चाहिए 15,500। इसका मतलब हमारे पास तो सरप्लस है, एक्सेस है 2,500। तो लेबर आवर्स तो शॉर्ट सप्लाई में नहीं है। लेबर आवर की वजह से हमारी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। यही वर्किंग मशीन आवर के लिए कर लीजिए। 2,000 इंटू 0.6, 5,000 इंटू 0.5 प्लस 3,000 इंटू 1। लीजिए जी, कितने मशीन आवर, 6,700। तो यहां से पता लगा हमारे पास तो 700 की शॉर्टेज है। तो लिमिटिंग फैक्टर वो रिसोर्स जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे वो मशीन आवर्स। मशीन आवर्स हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है टू मीट द डिमांड। मशीन आवर्स हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटेड क्वांटिटी दोनों की है भाई, एक की 18 एक की 6, बट लिमिटिंग फैक्टर दोनों नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं। मोस्टली जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग फैक्टर बताया जाएगा, लेकिन जहां ना बताया जाए पहला स्टेप हमारा होता है लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 2 रिपीट एक्टिविटी है, आप परफॉर्म कीजिए।
इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है? किसी बच्चे को इलस्ट्रेशन 1 में कोई हेल्प चाहिए, पूछिए। जिनकी इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होगी वो इलस्ट्रेशन 2 में लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करें। बेटा आप लोग की टेस्ट 7 की डिस्कशन ड्यू है, वो इंशाअल्लाह हम कल, मेरे ज़हन से निकल जाती है बात, तो कल इंशाअल्लाह हम टेस्ट 7 आपका जो हुआ था किस एरिया पे था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। ठीक है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टेस्ट 7 आपका हुआ था, उसकी डिस्कशन हमारी ड्यू है, तो वो इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। जी जनाब, क्या आ रही है कहानी इलस्ट्रेशन 2 की? लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर है, और कितनी शॉर्टेज है लेबर आवर में? 2750। ये लेबर की शॉर्टेज है जी, लेबर आवर्स में 2750 की शॉर्टेज। एग्रीड जी? अच्छा जी, हमने कहा हमें जब पता लग जाए कि वी आर फेसिंग सिंगल लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो, हमें क्वेश्चन की कहानी से लिमिटिंग फैक्टर का हिंट मिले, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, हमें हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की टर्म से हम फेमिलियर हैं, ये काफी लोग अभी कैलकुलेटर पे लगे हैं, उसका मतलब अभी तक हुआ नहीं, फंसे हुए हैं क्या? जी जी, फटाफट कंप्लीट करें बेटा, कोई दिक्कत है मुझसे पूछ लीजिए, साथियों से दाएं बाएं से हेल्प ले लीजिए, लेकिन कंप्लीट करें इसको ताकि हम आगे चलें। लेबर में 2750 की शॉर्टेज है और मशीन आवर्स में 2400 का सरप्लस है, 2400 का सरप्लस और 2750 की शॉर्टेज। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेजर कीजिए।
आपने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, से लेबर आवर्स हैं। अब हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेजर कीजिए। मैं एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल डाटा लेके कहानी यहां पे बनाता जाता हूं। हमारे से 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी एंड सी। हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, लेबर आवर्स हैं। इसके बाद हमें कहा जा रहा है जी आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लीजिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? प्राइस पर यूनिट में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अच्छा जी, इसके बाद स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ स्केर्स रिसोर्स यूज्ड बाय 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। आपके हर प्रोडक्ट के 1 यूनिट में स्केर्स रिसोर्स की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है। मतलब हमारे केस में स्टेप नंबर 3 डिमांड कर रहा है कि हम लेके आए लेबर आवर्स पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा चले, मैं बल्कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डाटा भी अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से इसका कंट्रीब्यूशन आया 10 रुपये, इसका कंट्रीब्यूशन 20 रुपये, इसका कंट्रीब्यूशन 25 रुपये। ठीक है जी, ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। स्टेप नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है जी अब आप लेके आइए लेबर आवर पर यूनिट, जो स्केर्स रिसोर्स है पर यूनिट हर प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है। तो लेट्स अज्यूम ये है 5, ये है 8 और ये है 15 लेबर आवर पर यूनिट। ये स्टेप नंबर 3 है। इसके बाद है जी स्टेप नंबर 4, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लेबर आवर पर यूनिट से डिवाइड कीजिए। ये जो वैल्यू आपको मिलेगी स्टेप नंबर 4 में, ये वैल्यू कहलाएगी कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को इससे डिवाइड करोगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर बच जाएगा। तो जरा कैलकुलेट करके बताइए कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कितना है। ए का 2, बी का 2.5 और सी का 1.67। अच्छा जी, अब जरा इसको तोजे कीजिएगा, ये हमें वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट की है स्टेप नंबर 4 में, ये हमें क्या बता रही है। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मतलब एक लेबर आवर अगर प्रोडक्ट ए में इस्तेमाल करेंगे तो 1 घंटे में 2 रुपए कमाते हैं आप। वही 1 आवर आप बी में इस्तेमाल करो तो 2.5 कमाओगे, और वही 1 आवर आप सी में इस्तेमाल करो तो 1.67 कमाओगे। लेबर आवर 1 घंटा इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट में आप कितना कमाते हो। नाउ यू नो लिमिटेड फैक्टर है लेबर आवर्स, और लेबर आवर्स किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इनकम दे रहा है। सो योर प्रायोरिटी शुड बी, क्योंकि अब हमें पता है ना हम लेबर आवर की वजह से सारी प्रोडक्ट पूरी नहीं बना सकते, तो हम वो प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे जहां पे लेबर आवर में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो कंट्रीब्यूशन से हम मेजर कर रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में हम फिर प्रोडक्शन प्रेफरेंस प्लान कर लेते हैं। कभी हम सारी प्रोडक्ट्स तो नहीं बना सकते, तो हमारी प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस क्या लीजिए, इसको रैंकिंग क्या लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट, रैंकिंग 1, रैंकिंग 2 एंड रैंकिंग 3। ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पे प्रोडक्शन प्रेफरेंस लगाते हैं, हाईएस्ट वैल्यू रैंक फर्स्ट। और जब हमारे पास रैंकिंग आ जाती है, फिर हमारा आखिरी स्टेप आता है जिसमें हम प्रोडक्शन प्लान बना लेते हैं। प्रोडक्शन प्लान, प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लान बाय यूटिलाइजिंग द स्केर्स रिसोर्स इन द ऑर्डर ऑफ मेकिंग, इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग टिल ऑल द अवेलेबल स्केर्स रिसोर्स इज कंज्यूम्ड। स्केर्स रिसोर्स को सामने रखते हुए रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन करते जाइए। जैसे इस केस में आप पहले बी बना लें, लेबर आवर लिमिटेड है ना, तो लेबर आवर में से पहले बी बनाएं। जब बी की डिमांड पूरी हो जाए फिर रिमेनिंग लेबर आवर में से ए बनाएं। ए की डिमांड भी पूरी हो जाए और लेबर आवर बच जाए तो बचे टाइम में आप सी बना लो। जितना टाइम बचे उसमें जितने यूनिट बना सकते हो बना लो, ताकि आपके सारे लेबर आवर्स इस्तेमाल हो जाएं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। इस मेथड से जो हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, ये प्रोडक्शन प्लान हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के देगा। हमारी फैक्ट्री से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो में, तो इस रैंकिंग के मुताबिक प्रोडक्शन प्लान करें, तो दिस विल एंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
तो जनाब हमने सिनेरियो आइडेंटिफाई करने हैं और ये 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को तो फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनको जरा रीड थ्रू कर लीजिए और कोई बात समझ नहीं आई, मैंने एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया था, लेकिन कोई स्टेप अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। हमें सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद इन स्टेप्स को परफॉर्म करना है 1 से लेके 6 तक। छठे स्टेप में हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान मिल जाता है। जी जनाब, किसी स्टेप पे कोई दिक्कत, कोई बात समझ नहीं आ रही पढ़ने में? परफॉर्मेंस तो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन तो आपको दे दी है, आगे अभी हम इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला कंप्रीहेंसिवली ये स्टेप्स आपके सामने परफॉर्म भी हो जाएंगे। वैसे इंशाअल्लाह ताला कोई दिक्कत नहीं है इस डेमोन्स्ट्रेशन को, अगर आप देख लें तो कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। सिर्फ स्टेप नंबर 6 आपको मैंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया, बट दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हाँ जी, कोई सवाल जी? अच्छा ये काम कीजिए, फिर आइए जरा इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर। इलस्ट्रेशन 4 की रिक्वायरमेंट है लिस्ट द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन प्रेफरेंस। मतलब स्टेप नंबर 5 प्रोडक्शन प्रेफरेंस बताइए एंड डिटरमिन द प्रोडक्शन मिक्स दैट विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स नेक्स्ट ईयर। मतलब स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 और 5 तक जाने के लिए 1 से लेके 4 तक सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये 6 के 6 स्टेप्स की आपकी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे सवाल में आने वाली है। 1 से 5 तक पहुंचेंगे तो पार्ट 1 एड्रेस होगा और छठा स्टेप आपका पार्ट 2 है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर ये 6 के 6 स्टेप पे अप्लाई करते हैं हम। अब्बास लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, बजटेड सेल्स फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। JKL 6200, 8000, 11500 ये बजटेड सेल्स हैं जी। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट पर यूनिट डाटा इज एज अंडर। JKL प्राइस पर यूनिट, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड। और हमें जब फिक्स्ड ओवरहेड हमें पर यूनिट दिया जाता है तो अंडरस्टैंड कि ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, ठीक है जी। OR पर यूनिट है, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, एक ही बात है। Company is facing shortage of direct labor and estimates that the maximum of 8500 will be available for the next year. अच्छा जी, अब जरा सवाल हमने पहली बात की, हमें तो वैसे क्वेश्चन से ही पता लग गया कि सिनेरियो क्या है। अक्सर हमें क्वेश्चन से सिनेरियो पता नहीं लगता, हमें डाटा से उठाना पड़ता है। ये सिनेरियो यहीं से नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन प्रेफरेंस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान। मजीद सिम्टम इसमें देखें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और लिमिटिंग फैक्टर। मल्टीपल प्रोडक्ट, लिमिटिंग फैक्टर, रिक्वायरमेंट में ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ये क्लियर हो गया हमारा सिनेरियो कौन सा है, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर का सिनेरियो है। अब आ जाइए उसके स्टेप्स के ऊपर। स्टेप्स खोल के सामने किताब में अपने रख लीजिए आप जनाब। हमने सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें पता है हमें किस मेथड से इसको हल करना है। वो मेथड अपने सामने रखिए। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर या स्केर्स रिसोर्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा था क्वेश्चन में मोस्टली आपको गिवन होता है, बहुत कम होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोस्टली गिवन है तो ये जनाब गिवन है जी। लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स। स्टेप नंबर 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। लीजिए जी, इस पे हम काम शुरू करते हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं JKL। प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट
यहां से हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा। प्राइस हमें गिवन है जी 97, 111 एंड 138। वेरिएबल कॉस्ट हमें मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड जे की 28 प्लस 24 प्लस 9 कितनी बनी जी है 61। के की बनी 39 24 9 39 24 9 72। एल की बनी 49 32 12 93। लीजिए जी, यहां से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे 36 39 45। स्टेप नंबर 1 हमारा लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना, लेबर आवर्स हमें गिवन है। स्टेप नंबर 2 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना हर प्रोडक्ट का, वो हमने कर लिया। प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर प्रोडक्ट के लिए, कंट्रीब्यूशन आ गया। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? लेबर आवर्स पर यूनिट लेके आइए। लेबर आवर्स पर यूनिट मुझे अवेलेबल रेडीली नहीं है, लेकिन कॉस्ट अवेलेबल हो, रेट अवेलेबल हो तो टाइम निकल आएगा ना। कॉस्ट अवेलेबल है, रेट अवेलेबल है, तो दो प्रोडक्ट की कॉस्ट 24 है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 32 है, डिवाइड विद 80 रेट करेंगे तो आवर्स आ जाएंगे। जे और के आवर्स हैं 0.30 और इसका है एल के हैं 0.40। नेक्स्ट स्टेप, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर लेना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करेंगे लेबर आवर पर यूनिट से, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स आएंगे जी 36 over 0.3। 36 over 0.3 is 120। 39 over 0.3 130। 45 over 0.4 112.5। इसके बाद प्रोडक्शन प्रेफरेंस। स्टेप पढ़ते जाइए बेटा, स्टेप पढ़ के परफॉर्म कीजिए। जब तक आपको ये स्टेप्स याद नहीं हो जाते, आपकी प्रैक्टिस रहेगी। किताब अपने सिनेरियो आइडेंटिफाई करके उसके स्टेप्स अपने सामने रख लेंगे, उन स्टेप्स को पढ़ेंगे, उसके मुताबिक आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, जब तक ये स्टेप्स आपको सारे याद नहीं हो जाते जी। प्रोडक्शन प्रेफरेंस के, प्रोडक्शन प्रेफरेंस 1 के है, देन जे है, एंड देन प्रोडक्शन प्रेफरेंस एल। ये हमारा पार्ट ए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का पार्ट 1 हल हो गया। प्रोडक्शन प्रेफरेंस बताइए, तो हमने प्रोडक्शन प्रेफरेंस मेजर कर लिया। जी एनी क्वेश्चन? प्रोडक्शन प्रेफरेंस बनाने के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी है प्रोडक्शन प्लान बनाना। प्रोडक्शन प्लान बनाने का तरीका, आप शुरू करते हैं कहानी अवेलेबल लेबर आवर्स से। कितने हैं अवेलेबल लेबर आवर्स? 8500। अब प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक इनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले के, तो के की डिमांड कितनी है? प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ के। इन पे कितना टाइम लगेगा? के पे टाइम लगता है 0.3 के हिसाब से। 8000 इंटू 0.3 2400, बाकी बचे 6100। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रेफरेंस? जे। अच्छा जी, इसके बाद आप कहेंगे जी आप प्रोड्यूस, जे की कितनी डिमांड है जी? 6200, और 6200 जे 0.3 के हिसाब से भी आप सफिशिएंट आवर्स तो बना लेंगे। 6200 यूनिट्स ऑफ जे इंटू 0.3 1860। बाकी कितने बचे? 4240। अच्छा, अब आखिरी प्रोडक्ट बच गई हमारे पास, प्रोडक्ट एल।
प्रोड्यूस एल। अच्छा, एल हमें डिमांड कितनी है? 11500। 11500 इंटू 0.4, हमारे पास पूरे आवर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जरा तवज्जो कीजिएगा, जब पूरे आवर्स अवेलेबल ना हो तो हम क्या करते हैं? जब हमारे पास पूरे आवर्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम अवेलेबल आवर्स को डिवाइड करते हैं आवर पर यूनिट के साथ, आखिरी प्रोडक्ट के। तो हमने अब प्रोडक्ट एल की बात कर रहे हैं। अवेलेबल आवर्स हमारे पास है 4240 डिवाइड विथ 0.4, तो कितने यूनिट्स जनाब? 10600 यूनिट्स। ये यूनिट्स हम बनाएंगे तो इसमें हमारे 4240 आवर्स कंज्यूम हो जाएंगे, आवर्स सारे इस्तेमाल हो गए। प्रोडक्शन प्लान हमारे पास आ गया। हमारा प्रोडक्शन प्लान क्या है? 8000 यूनिट्स ऑफ के, 6200 यूनिट्स ऑफ जे एंड 10600 यूनिट्स ऑफ एल। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान हो गया जी। ये हमने प्रोडक्शन प्लान बनाया है प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक। प्रोडक्शन प्रेफरेंस के मुताबिक जो प्रोडक्शन प्लान बनता है उस पे कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। बेटा स्केर्स रिसोर्स क्या है हमारा? तो लेबर आवर पर यूनिट हमने लिए नहीं है क्या? लेबर आवर पर यूनिट 0.3 थर्ड नंबर तो मैंने यहाँ लगाया नहीं है बेटा। स्टेप नंबर 1 क्या है? क्या है? लेबर आवर। स्टेप नंबर 2 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा रहा है हमारा, जहाँ पे ए लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। स्टेप नंबर 3 क्या है? लेबर आवर पर लिखा रहा वो बेटा, लेबर आवर पर यूनिट है। स्टेप नंबर 3 क्या है? लेबर आवर पर यूनिट। लेबर आवर पर यूनिट आ रहा है ना, वैल्यू बी। फिर स्टेप नंबर 4 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। स्टेप नंबर 4 कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। स्टेप नंबर 5 रैंकिंग। स्टेप नंबर 6 प्रोडक्शन प्लान। स्टेप नंबर 1 आपका था लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना। स्टेप नंबर 2 है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेना। स्टेप नंबर 3 है लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेना। स्टेप नंबर 4 है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर लेना। स्टेप नंबर 5 है प्रोडक्शन प्रेफरेंस लेना। और स्टेप नंबर 6 है आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग। जी, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, इसकी एक रिवीजन एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 6, रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन 6 की। आइडेंटिफाई क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट वुड मैक्सिमाइज द एनुअल प्रॉफिट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट एट द सजेस्टेड प्रोडक्शन प्लान। अच्छा, इसमें एक स्टेप आगे जा रहे हैं, प्रोडक्शन प्लान भी बताएं और उस प्रोडक्शन एंड सेल प्लान पे प्रॉफिट भी बताएं। अच्छा, एक चीज यहां पे क्लियर कर लें जरा, प्रोडक्शन और सेल्स में क्या फर्क होता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स, या सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। हम ये जो सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, वो प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है। तो जैसे सुन लीजिएगा, हम लिमिटेड लेबर आवर को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो लेबर आवर सेल्स में इस्तेमाल नहीं होते, लेबर आवर्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ना हो तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। जब क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो हम समझते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। जैसे पिछले सवाल में उसने सेल्स डिमांड दी थी, लेकिन क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन लेके उसकी प्लानिंग कर दी। यहां पे भी उसने मुझे एनुअल सेल डिमांड दी है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी बात फिर वही रहेगी, सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन। लेकिन आगे चल के एक सवाल आने वाला है
जिसमें सेल्स के साथ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी देगा। तो फिर मैं पहले सेल से प्रोडक्शन बनाऊंगा, फिर प्लानिंग करूंगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो फिलहाल चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहां पे भी अवेलेबल नहीं है, सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन से ही हम कहानी लेके चलेंगे। हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, प्रोडक्शन और सेल्स यहां पे बराबर हैं। प्रोडक्शन प्लान बनाना है और उस प्रोडक्शन एंड सेल प्लान पे हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। कंपनी मेक्स 4 प्रोडक्ट्स MNOP यूजिंग सेम सिंगल आइटम ऑफ डायरेक्ट मटीरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। सिंगल आइटम ऑफ मटीरियल यूज होती है जी। बजटेड डाटा फॉर द कंपनी इज एज फॉलोज, एनुअल डिमांड MNOP के यूनिट्स, और उसके बाद मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, फुल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट पर यूनिट। ये कंप्लीट कैलकुलेशन है। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ओनली 8 लाख रुपए का मटीरियल विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर। लिमिटिंग फैक्टर आपका है मटीरियल। अच्छा, यहां पे एक चीज उसने थोड़ी नहीं दी, उसने मटीरियल की क्वांटिटी की जगह मटीरियल की वैल्यू दे दी। इससे हमारे कैलकुलेशन पे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जहां हमने क्वांटिटी यूज करनी थी वहां वहां हम वैल्यू यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं हमारे आंसर में, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया, डायरेक्ट मटीरियल है। अब हमारे स्टेप्स 4 प्रोडक्ट के लिए, स्टेप नंबर 1 हो गया है, स्टेप नंबर 2, 3, 4 हमने परफॉर्म करना है और चलना है। MNOP स्टेप नंबर 1 मटीरियल लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या? कंट्रीब्यूशन पर। अच्छा बता, तो जो कीजिएगा, स्मार्ट वर्किंग करना सीखिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना एक तरीका तो है प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा ही है, और एक और तरीका भी है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या ख्याल है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज, यही है ना भाई रिलेशनशिप? कितने गुमसुम क्यों हो गए हो? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज, तो ये ज्यादा आसान नहीं, प्रॉफिट भी अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है। बजाय इसके कि मैं प्राइस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड 4 फिगर को यूज करके कंट्रीब्यूशन पे जाऊं, क्यों ना मैं 2 फिगर को यूज करके कंट्रीब्यूशन पे चला जाऊं। तो ये आपको थोड़ा सा जहन को अलर्ट रखना है, डाटा के हिसाब से एफिशिएंसी जहां नजर आए उसका फायदा उठाओ। तो मैं यहां पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए डाटा लाऊंगा प्रॉफिट पर यूनिट, इसमें ऐड कर दूंगा मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बताइए जनाब, चारों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160, 80, 192, 168, ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। प्रॉफिट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। आप प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, गलत नहीं है, सिर्फ लेंथ ही काम है। आपको 4 फिगर्स यूज करके कंट्रीब्यूशन आएगा, इस तरह 2 फिगर्स की मदद से कंट्रीब्यूशन आप ले रहे हो। तो जहां पे हम टाइम बचा सकते हैं, हमें वो गुर सीखने हैं, क्योंकि एक मिनट एग्जाम में जो बचेगा दैट विल ऐड मार्क्स टू आवर अटेम्प्ट, हमारे स्कोर में इजाफा करेंगे वो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या जी? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लेके आओ। अब लिमिटिंग फैक्टर की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर की वैल्यू अवेलेबल है, तो यहां से मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट उठा लो। यहां से हम लाएंगे अब मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट नहीं है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, तो कॉस्ट पर यूनिट ले लो भाई, कोई बात नहीं। कितनी है जी? 20, 16, 32, 24। इसके बाद अगला स्टेप वही है, आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देना है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से। A डिवाइड विद B करेंगे,
तो बेसिकली आपको यहां से जो मिलेगा ना, दैट इज विल कंट्रीब्यूशन पर रूपी वन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। पर केजी ऑफ मटेरियल नहीं मिला, पर रूपी ऑफ मटेरियल मिल गया जी। M 8 5 6 7। इसके बाद आएगी प्रोडक्शन प्रेफरेंस, हाईएस्ट वैल्यू, रैंक फर्स्ट। सो 1 2 3 and 4। जी यहां तक कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान शुरू होता है अवेलेबल मटेरियल से, और अवेलेबल मटेरियल हम रुपीज में गिवन है, रुपीज में ले लेंगे। क्वांटिटी अवेलेबल है तो क्वांटिटी से शुरू कर देते हैं, वैल्यू अवेलेबल है तो वैल्यू शुरू कर देते हैं 8 लाख। इसके बाद रैंकिंग के मुताबिक इस्तेमाल करते जाओ। सबसे पहले M, हम M में इस्तेमाल करेंगे मटेरियल। कितनी डिमांड है M की? 8000 यूनिट्स में हम इस्तेमाल करेंगे, और 20 रुपए के हिसाब से ये इस्तेमाल हो जाएगा 1,60,000 का। बाकी बचा 6,40,000। इसके बाद बारी आएगी P की। P की डिमांड कितनी है जी? 6,000। 6,000 इंटू 24, मेरे ख्याल में वी हैव सफिशिएंट। 6,000 यूनिट्स इंटू ₹24, कितना बना? 144,000 P में इस्तेमाल हो गया। बाकी क्या बचा? 496,000। इसके बाद बारी आएगी रैंकिंग 3 विच इज O। O की डिमांड 12,000। 12,000 इंटू वी हैव सफिशिएंट, हमारे पास काफ़ी मटेरियल है, अभी बना लेंगे हम। 12,000 यूनिट्स इंटू 32 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कितने रुपए का मटेरियल लग गया? 384,000। बाकी कितना बचा? 112,000। ओ के बाद बारी आएगी N की। N के लिए हमारे पास डिमांड है 10,000 और 1,60,000, हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। जब ऐसा केस आए, हमने क्या सीखा था? अवेलेबल रिसोर्स डिवाइड विद रिसोर्स पर यूनिट। 7,000 यूनिट्स, इसमें हमारा पूरा 1,12,000 kg इस्तेमाल हो जाएगा। सारा मटेरियल इस्तेमाल हो गया। प्रोडक्शन प्लान हमारा रेडी है। M के 8,000 यूनिट्स, P के 6,000 यूनिट्स, O के 12,000 यूनिट्स, N के 7,000 यूनिट्स। ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान आ गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान। मैं फिर आपको याद करा रहा हूं, आपने क्वेश्चन पढ़ के सिनेरियो आइडेंटिफाई किया, ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर सिनेरियो है। फिर किताब खोला, 6 स्टेप सामने रख लिए, एक एक स्टेप पढ़ते गए और अप्लाई करते गए। जब तक स्टेप्स याद नहीं हो जाते अच्छी तरह, आपको किताब सामने रख के स्टेप्स को देख के परफॉर्म करना है। हाँ जी भाई, एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, इसका सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमसे कहा गया है जो प्लान आपने दिया है इस प्लान का प्रॉफिट भी बताइए। जो प्लान दिया गया इसका प्रॉफिट भी बताइए। और ये आपने ख्याल रखना है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की कहानी होगी प्रॉफिट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से निकाला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पे तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी पढ़ा हुआ है ना। लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब भी आप डील कर रहे हो और आपको डिसीजन मेकिंग सिनेरियोज में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट मेजर करना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ही हमें सूटेबल है डिसीजन मेकिंग के लिए। वही डिसीजन मेकिंग के लिए एक यूजफुल मेथड है पीएनएल कैलकुलेट करने के लिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट हमारा आता है टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, यहां पे एक तवज्जो कीजिएगा जरा सवाल में, ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहे हैं क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल होगा या एक्सपेक्टेड होगा? ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं। प्रोडक्शन अभी हमने की नहीं है, हमने प्लान प्रपोज है, हमने प्लान प्रपोज किया है कि हमें अगले साल ये यूनिट्स बनाने चाहिए। हमसे जो मांगा गया क्या है कि जो प्लान प्रपोज किया है इसका प्रॉफिट बताओ। तो ये बेसिकली अगले साल का बजटेड या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने टोटल, इसको मैं बजटेड या एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन लिख दूं, बजटेड या एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन लिख दूं। इसमें से टोटल बजटेड या एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट कर दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये हमारा प्लान है MPON का। इस प्लान के मुताबिक हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर प्रोडक्ट का मेरे पास है जी। हर प्रोडक्ट के यूनिट्स पकड़ो, उसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने कहा मुझे M के 8000 यूनिट्स बनाने हैं और M का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160 है। आपने कहा मुझे P के 6000 यूनिट्स बनाने हैं और P का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 168 है। आपका प्लान है कि आपको O के 12000 यूनिट्स बनाने हैं और O का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 192 है। आपका प्लान है कि आपने N के 7000 यूनिट्स बनाने हैं और N का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80 है। लीजिए जी टोटल कंट्रीब्यूशन 5 बीच में 9 की बात, ये 9 की बात बीच में मुझे लग रहा था कहीं से आ रही है। 515200 ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन है जो हमने प्लान प्रपोज किया उसका। जो प्लान हमने प्रपोज किया, जो प्रोडक्शन प्लान हमने यूनिट्स दिए, सिंपली उनको प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, वही हमारा सेल प्लान है। उनको हमने कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई किया पर यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। M के 8000 यूनिट्स, M का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 160, P के 6000 यूनिट्स, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 168, O के 12000 यूनिट्स, O का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 192, N के 7000 यूनिट्स और N का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 80। यहां से हमने टोटल कंट्रीब्यूशन बना लिया 5152। अच्छा जी, अब हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, बजटेड फिक्स कॉस्ट। क्या करेंगे? OAR पर यूनिट अवेलेबल है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे तो जो करनी है इसको अब एक्चुअल जो प्रोडक्शन प्लान है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये OAR कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो ये बजटेड प्रोडक्शन है आपकी। जब आपके OAR अवेलेबल है, टोटल पे जाना है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करके जाएंगे। जो हमने प्रोडक्शन प्लान बनाया है उस पे नहीं। ये OAR किन यूनिट से डिवाइड होके आया? जिन यूनिट से डिवाइड होके आया उनसे जरूरत दोगे ना।
ये OAR तो आपका इन यूनिट से डिवाइड होकर निकला हुआ है, तो जिन यूनिट से डिवाइड होकर निकला है उनसे मल्टीप्लाई करोगे। ख्याल रखना है कि ये फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड का ताल्लुक कौन से यूनिट्स बने कितने बने उससे ताल्लुक नहीं है। हम जो प्लान दे रहे हैं इसका फिक्स्ड ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक पहले से ही डिसाइड हो चुका है, और ये जो रेट निकला हुआ है टोटल ओवरहेड को इन यूनिट से डिवाइड करके निकला हुआ है। तो टोटल ओवरहेड को इन यूनिट से डिवाइड करके निकला, इनसे वापस ज़रब दे लो और सम कर लो। बजटेड ओवरहेड्स कितने आए? जैसे 32 इंटू 8000 प्लस 48 इंटू 10,000 प्लस 24 इंटू 12,000 प्लस 40 इंटू 6,000। यहां से निकालिए 1,1264,000 लीजिए जी, प्रॉफिट निकाल लीजिए यहां से 3,888,000। ये है जी बजटेड प्रॉफिट हमारा। जी एनी क्वेश्चन? लिमिटिंग फैक्टर, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर हो उससे कैसे डील करते हैं? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट वीक आपको पता है कि ईद हॉलीडेज़ आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ जो प्लानिंग मैनेजमेंट की है, कुछ तो आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज में आ गई होगी, जो नहीं आई मैं बात आपसे शेयर कर लेता हूँ। संडे टू संडे आपको पता है कि आपकी इंशाअल्लाह ईद हॉलीडेज़ आ रही हैं कॉलेज में, मतलब यू विल नॉट बी आस्क्ड टू रिक्वायर्ड टू अटेंड कॉलेज, संडे टू संडे ऑफ है। लेकिन कुछ बच्चे चूँकि अदर सिटीज़ को ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में ईद से एक आध दिन पहले दिक्कत शुरू हो जाती है, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए फ्रॉम टुमारो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसके लिंक आपसे शेयर हो जाएंगे। तो जो बच्चे ट्रैवल करना चाहते हो दूसरे शहरों में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दे कैन ट्रैवल, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बट फिजिकल क्लासेस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को इंशाअल्लाह होंगी, लेकिन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दी जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा अब चूँकि हमारे पास ऑलरेडी एक ईद गुजरी, एक ये ईद आ गई और आगे फिर मुहर्रम की छुट्टियां भी आनी है, तो वी डोंट अफोर्ड, हमारा शेड्यूल लिमिटेड होता है, हम अफोर्ड नहीं करते कि आपको ये सारी छुट्टियों में बिल्कुल ही छुट्टियों के तौर पे दे दी जाए। इसमें थोड़ा सा आपको छुट्टियों का काम भी मिलेगा, और वो छुट्टियों का काम आपका होगा, आपको डिसीजन मेकिंग का चैप्टर हमारा डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी कल परसों में, हमारी डिस्कशन इसके डिसीजन मेकिंग के जितने आस्पेक्ट है ख़त्म हो जाएंगे, हम पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो छुट्टियों का काम आपको मिलेगा वो डिसीजन मेकिंग के पास्ट पेपर क्वेश्चंस की कुछ डिस्कशन होगी। डिस्कशन जैसे मे भी, वैसे तो डिस्कशन हमने करनी कोई 12-15 सवालों की, तो मे भी उसमें से 5-6 सवाल आपको 2 या 3 लेक्चर की सूरत में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे, और बाकी जो बच जाएंगे वो इंशाअल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद आएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट डिस्कशन कोई नहीं होगी आपके छुट्टियों के काम में, आपके छुट्टियों के काम में सिर्फ पास्ट पेपर्स की डिस्कशन है, एंड आई विल एडवाइस कि आप उसको पढ़ के आइए। जो बच्चे कल परसों में भी छुट्टी करेंगे वो लेक्चर रेगुलरली अटेंड करें। नेक्स्ट वीक के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 3 लेक्चर आपको अवेलेबल किए जाएंगे। छुट्टियां आपकी संडे टू संडे 8 दिन की हैं, लेकिन लेक्चर आपको 3 दिए जाएंगे। दो आप बेशक 1 दिन में, 2 दिन में, किसी भी दिन प्लान करके अटेंड कर लें, कोई बहुत ज़्यादा बर्डन आप पे ताकि ना आए। और आपको ये भी ख्याल रखना है कि इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करना है। आप लोगों का टर्म टेस्ट भी आ रहा है, उसके लिए भी आपने यूटिलाइज़ करना है इसको। ठीक है, तो जनाब आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग टूल्स पे बात करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।